नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मित्रता की, रामलला के खजाने में सेंधमारी के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर हुए बड़े खुलासे की। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1100 साल पुराने मंदिर में किए गए दर्शन की और आखिर में बात होगी यूपी वालों के लिए एक ऐसी गर्व करने वाली खबर की जिसने दिल्ली मुंबई को पछाड़कर नवाबों के शहर लखनऊ का डंका पूरे देश में बजा दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम मंदिर में बड़ा बदलाव, बैंक खाते से लेकर दान पेटी तक बदले नियम। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की बात। इंडोनेशिया के 1000 साल से ज्यादा पुराने प्रवरान मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, भारत से है खास कनेक्शन। सीएम योगी ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का किया शुभारंभ, डीबीटी के माध्यम से भेजी गई धनराशि। नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, पीवी कुलकर्णी और शिवराज की हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ी। वोटर लिस्ट संशोधन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, चुनाव आयोग और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। ईरान की हरकतों पर भड़का कतर, बहरीन कुवैत पर हमलों को बताया संप्रभुता का उल्लंघन। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, एक ही रनवे पर आमने सामने 2 विमान। सोने चांदी में लगातार तीसरे दिन गिरावट, 770 रुपए की गिरावट के साथ 1,44,490 रुपए पर आया गोल्ड। ईरान पर ट्रंप के बयान के बाद सेंसेक्स 1,677 अंक गिरा, निफ्टी 23,900 के नीचे हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। कहते हैं सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, बस होती है तो सिर्फ मौके की नजाकत। जी हाँ, याद करिए 16 अप्रैल 2026 का वो दिन जब दिल्ली के संसद भवन का पारा 7वें आसमान पर था। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर बहस छिड़ी थी। बार पलटवार के बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं और सपा प्रमुख की तरफ देखकर चुटकी लेते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं, अखिलेश जी मेरे मित्र हैं जो कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं। उस वक्त संसद में ठहाके तो गूंजे, अखिलेश यादव मुस्कुराए और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी हंस पड़ी। लेकिन राजनीति के पन्नों पर अखिलेश ने उस वक्त मोदी सरकार की मदद नहीं की। सपा विपक्ष के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, बिल के खिलाफ वोटिंग की और सरकार वो बिल पास कराने में नाकामयाब रही। लेकिन महज 3 महीने के भीतर गंगा और यमुना में बहुत सारा पानी बह चुका है। जो अखिलेश यादव अप्रैल में इस बिल के घोर विरोध में थे, अब जुलाई आते आते उन्होंने ऐसा यू टर्न मारा है जिसने पूरी भारतीय राजनीति में खलबली मचा दी है। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को शर्तों वाला समर्थन देने के पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं। अब यू टर्न है, सरेंडर है या फिर 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक। आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं। अप्रैल से जुलाई के बीच देश की सियासत का पूरा भूगोल और अंकगणित बदल चुका है। दरअसल विपक्ष का कुनबा ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है, जिसने सपा प्रमुख को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद बगावत करके अलग हो चुके हैं और उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर मोदी सरकार को समर्थन दे दिया है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद टूटकर एक बार फिर शिंदे खेमे के साथ जा मिले हैं। दक्षिण भारत में विपक्ष का मजबूत किला माने जाने वाले स्टालिन की डीएमके भी इंडिया ब्लॉक से किनारा कर चुकी है, जहां नतीजा ये रहा कि जो बीजेपी अप्रैल में बहुमत के आंकड़े के लिए जूझ रही थी, वो अब सहयोगियों और
टूट फूट के दम पर संसद में 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़ों के बेहद करीब आकर खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव बखूबी समझ गए हैं कि अब वो विरोध करें या ना करें, मोदी सरकार अपने दम पर यह बिल पास करा ही लेगी। ऐसे में अकेले विरोध करके महिला विरोधी का टैग लगवाने और विलेन बनने से बेहतर था कि खेल में शामिल होकर अपनी शर्तें थोप दी जाएं। आपको बता दें, बीते मंगलवार को जब महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की तो अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अपनी नई चाल चल दी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को उनकी 3 बड़ी शर्तें माननी होंगी। पहली, महिला आरक्षण 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही लागू हो। दरअसल अभी के नियम के मुताबिक महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना है, जिसमें लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अखिलेश ने टाइमिंग का खेल खेलते हुए मांग की है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसकी शुरुआत 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही कर दी जाए। दूसरा, उच्च सदन में भी मिले आरक्षण। अखिलेश यादव का कहना है कि महिलाओं को हक सिर्फ लोकसभा या विधानसभा तक सीमित ना रहे, परिसीमन बिल के जरिए राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और वहां भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तीसरा, पीडीए महिलाओं को कोटे के भीतर कोटा। दरअसल ये अखिलेश यादव का सबसे बड़ा सियासी कार्ड है। उन्होंने मांग की है महिला आरक्षण बिल के भीतर पीडीए यानी पिछड़ा समाज, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व और अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में अखिलेश यादव के इस कदम को राजनीतिक गलियारों में यू टर्न से ज्यादा राजनीतिक आत्मरक्षा माना जा रहा है, जिसके पीछे 2 बेहद ठोस वजह हैं। पहली, महिला विरोधी छवि से बचना। अप्रैल में जब सपा ने इस बिल का विरोध किया था, तब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया था कि अखिलेश यादव महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश आदि आबादी की नाराजगी मोल लेने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। दूसरी, ममता स्टालिन के हर्ष से सबक। बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन का जो सियासी नुकसान हुआ है, उसे अखिलेश अपनी आंखों से देख चुके हैं। जब देश की आधी आबादी यानी महिलाएं साइलेंट वोटर बनकर चुनाव की दिशा तय कर रही हैं, तो उनके एजेंडे के खिलाफ जाना आत्मघाती हो सकता था। इसीलिए अखिलेश यादव ने बेहद चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के बुने जाल को उन्हीं की तरह मोड़ दिया है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। अगर सरकार इन शर्तों को मानती है तो अखिलेश इसका क्रेडिट लेंगे कि उन्होंने पिछड़े मुस्लिमों को हक दिलाया। अगर सरकार नहीं मानती है तो अखिलेश कहेंगे कि बीजेपी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को हक देना नहीं चाहती। आपको बता दें, इस पूरी सियासी कहानी की नींव उस दिन पड़ी थी जब संसद में पीएम मोदी का भाषण चल रहा था। पीएम मोदी जब मंच से बोल रहे थे, तभी सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अपनी सीट पर खड़े हो गए और सीधे पीएम पर निशाना साधते हुए बोले कि आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते। ये पूरा देश देख रहा था। वहीं इस सीधे हमले पर पीएम मोदी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने चिर परिचित मजाकिया और तंजिया अंदाज में मोर्चा संभाला। पीएम मोदी मुस्कुराए और बोले कि धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं और अखिलेश यादव जी मेरे मित्र हैं जो कभी कभी मेरी मदद कर देते हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा सदन में। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। वो माहौल भले ही खुशनुमा था, लेकिन इसके पीछे छिपी सियासी शह मात का खेल आज जुलाई के मानसून सत्र में खुलकर सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली और लखनऊ का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। विपक्ष बिखराव से जहां
एनडीए को 2/3 बहुमत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने शर्तों के साथ समर्थन का ऐसा पासा फेंका है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अखिलेश की इन तीनों शर्तों को मानकर महिला आरक्षण और पश्चिमन बिल पर सर्वसम्मति का इतिहास रचते हैं, या फिर इस मानसून सत्र में देश को कोई और नया राजनीतिक भूचाल देखने को मिलता है। फिलहाल जो भी हो, उत्तर प्रदेश के 2027 के दंगल से पहले शुरू हो चुका है और इस बार की बाजी बेहद दिलचस्प होने वाली है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर की, जहां प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने जिस श्रद्धा से अपने खून पसीने का पैसा दान पात्र में डाला था, उसी चढ़ावे पर कुछ भ्रष्टाचारियों की गंदी नजर लग चुकी है। ये सिर्फ चंद रुपयों की हेराफेरी का मामला नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के भरोसे पर लगा वो गहरा दाग है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत और संतों के गलियारों में भूचाल ला दिया है। 6 जुलाई 2026 का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3 घंटे चली आपातकालीन बैठक में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरे महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा, लेकिन असली कहानी इन इस्तीफों के पीछे छिपी है। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आखिर कैसे मोजे और जूते में भरकर रामलला का चढ़ावा चुराया जा रहा था, कैसे नियमों को ताक पर रखकर चंपत राय के ड्राइवर के पास खजाने की चाबियां थीं, और सबसे बड़ा सवाल, जब सारा घपला हो रहा था तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी क्या कर रहे थे। आइए इस इनसाइड स्टोरी के एक एक पन्ने को खोलने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, इस पूरे महा घोटाले का भंडाफोड़ तब हुआ जब मंदिर के ही एक पूर्व अकाउंटेंट सुपरवाइजर ने दान में भारी गड़बड़ी की शिकायत की। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन फानन में 14 जून 2026 को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। जब एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई एक बार नहीं बल्कि पूरे 70 बार कैमरों में कैद हुआ कि नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारी कितनी चालाकी से रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ कर सकते थे, या यूं कहें कर रहे थे। ये चालाक चोर नोटों की गड्डियां खुले पैसे अपने कपड़ों, जेबों, मोजों और जूतों में छिपाकर काउंटिंग रूम से बाहर ले जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब काउंटिंग रूम से सटे एक वॉशरूम की तलाशी ली गई तो वहां से भी 2,25,000 रुपए नगद बरामद हुए। एसआईटी ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों को दबोचा है, जिसमें अविनाश शुक्ला आरोपी नंबर 1 और मुख्य मास्टरमाइंड अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं। जब मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के घर और ठिकानों पर रेड मारी गई तो पुलिस के भी होश उड़े के उड़े रह गए। उसके पास से 20.39 लाख रुपए कैश, 1,121 अमेरिकी डॉलर, सोने चांदी के भारी जेवरात और एक चमचमाती एसयूवी कार बरामद हुई। इन सभी आरोपियों ने अब तक कुल 79 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवरात जब्त किए जा चुके हैं। ये चोरी पिछले कई महीनों या शायद सालों से चल रही थी और अंदेशा है कि ये घोटाला करोड़ों रुपए का हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मामूली चोरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि देश के सबसे वीवीआईपी मंदिर के खजाने में डाका डाल दें। तो सुनिए, इसके पीछे था रसूख और सिफारिश का वो खेल जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया था। जी हां, एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी 6 आरोपी किसी प्रतियोगी परीक्षा या कड़े बैकग्राउंड चेक से नहीं आए थे। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आउटसोर्सिंग एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए रखा गया था, लेकिन इसके पीछे ट्रस्ट के ही एक बड़े पदाधिकारी की मजबूत सिफारिश भी थी। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि आरोपी मनीष कुमार यादव की सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे चाचा रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने की थी। अब ये टिन्नू कौन है?
तो आपको बता दें, टिन्नू कोई बड़े अफसर नहीं बल्कि पूर्व महासचिव चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर थे। लेकिन चंपत राय के करीबी होने के नाते टिंकू का रसूख ऐसा था कि बिना किसी आधिकारिक या लिखित आदेश के मंदिर के सभी दान पात्रों की चाबियां इसी टिन्नू ड्राइवर के पास रहती थीं। करोड़ों का चढ़ावा आने वाले मंदिर में चाबियां मौखिक आधार पर एक ड्राइवर को सौंप दी गई। फिलहाल टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके खिलाफ राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। वहीं इस पूरे कांड में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी गोपाल राय के खिलाफ भले ही सीधे पुख्ता सबूत ना मिले हों, लेकिन ट्रस्ट के कद्दावर सदस्य अनिल मिश्रा के चारों तरफ पुलिस और एसआईटी ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस उन्हें जल्द ही मुख्य आरोपी की लिस्ट में जोड़ने वाली है। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट में वो कौन कौन से 5 बड़े विलेन वाले कारण हैं जो अनिल मिश्रा को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, आइए देखते हैं। मंदिर के पूरे फाइनेंशियली मैटर और नगद राशि को संभालने वाले मुख्य कर्ता धर्ता अनिल मिश्रा ही थे। दान की गिनती पूरी पारदर्शिता और तय नियमों से हो, इसकी सीधी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के कंधों पर थी, जिसे उन्होंने नहीं निभाया। एसबीआई के साथ मिलकर दान गिनने के जो कड़े नियम बने थे, उसमें ट्रस्ट के नुमाइंदे अनिल मिश्रा ही थे, लेकिन उन्होंने इन नियमों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तलाशी और बिना जेब वाली ड्रेस के सख्त नियमों को अनिल मिश्रा ने अपनी रसूख से ढीला कर दिया था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मोजों जूतों में नोट भरे। बैंक बार बार सुरक्षा में कमी के अलर्ट भेज रहा था, लेकिन मिश्रा ने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया था। यही नहीं, इस गबन के तार सिर्फ ट्रस्ट तक नहीं जुड़े हैं, बल्कि स्टेट बैंक के 3 से 4 अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत भी है। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिन्हें पुलिस जल्द ही दबोचने वाली है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी। जब 6 जुलाई की आपात बैठक खत्म हुई तो गोविंद देवगिरी ही मीडिया के सामने आए और बड़े ठाठ से सारी जानकारी साझा करने लगे। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है और वो अब ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं रहे। उन्हें चंपत राय को क्लीन चिट देने में भी देर नहीं लगाई, लेकिन जनता और सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये तैर रहा है कि जब आप खुद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष यानी खजांची थे, तो कोष का सारा काम महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा कैसे संभाल रहे थे। एक कोषाध्यक्ष के नाते जब वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल रहे, जब उनकी नाक के नीचे करोड़ों का चढ़ावा मोजों में भरकर जा रहा था, तब वो कहाँ थे। अपनी नाकामयाबी छुपाकर दूसरों को क्लीन चिट बांटने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। क्या कोषाध्यक्ष सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गए थे? ये सवाल आज हर राम भक्त पूछ रहा है। देखा जाए तो भले ही ट्रस्ट ने आनन फानन में चंपत राय का इस्तीफा ले लिया हो, गोपाल राय को विशेष आमंत्रित सूची से हटा दिया हो, उनकी जगह उस कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बना दिया हो जिन्होंने इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज कराई थी, साथ ही पहली बार सीईओ का पद बनाकर 3 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित कर दी। लेकिन क्या सिर्फ चेहरे बदलने से राम मंदिर का खजाना सुरक्षित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खराबी व्यक्तियों में नहीं बल्कि ट्रस्ट के पूरे प्रशासनिक ढांचे में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक स्वतंत्र प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में किया गया था, जिसके पास कोई वैधानिक या अर्ध सरकारी प्रशासनिक ढांचा नहीं है। ये फैसले चंद संतों और धार्मिक नेताओं की आपसी सहमति और रसूख से होते हैं, किसी नियम कायदे से नहीं। तिरुपति बालाजी या या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसे देश के अन्य बड़े मंदिर किसी मनमर्जी ट्रस्ट से नहीं चलते, वे राज्य सरकार के विशेष अधिनियम के तहत चलते हैं। जैसे तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्त अधिनियम के तहत काम करता है, जहां आईएएस स्तर का अधिकारी सीईओ होता है।
वहां नियम पारदर्शिता और जवाबदेही कानून के दायरे में होती है, ना कि राम मंदिर की तरह जहां एक महासचिव और एक मेंबर ही खुद को राजा, सीईओ और कोषाध्यक्ष समझ बैठे थे। आपको बता दें, ये मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, अब इसमें कड़ा राजनीतिक तड़का भी लग चुका है। 6 जून 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के रुख के आधार पर एक फरमान सुनाया था कि राम मंदिर ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं आता क्योंकि ये सरकार के स्वामित्व में नहीं है और इसके दस्तावेज गोपनीय हैं। अब इसी मुद्दे पर सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन विटास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक कड़ा पत्र लिखकर इस फैसले को चुनौती दे डाली है। देखा जाए तो राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा उठाए गए कदम जैसे चंपत राय को हटाना, नए आंतरिक महासचिव की नियुक्ति और सीईओ का पद सृजन महज एक काम चलाऊ व्यवस्था जैसे लगता है। ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट अपनी छवि पर आए भारी दबाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तपिश को देखते हुए केवल डैमेज कंट्रोल में जुटा है। लेकिन जनता जब जाग चुकी है, जब तक राम मंदिर ट्रस्ट अपने इस पुराने लचर और रसूखदार मठ वाले ढांचे को पूरी तरह छोड़कर तिरुपति या वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरह एक आधुनिक, पारदर्शी और लीगल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल नहीं अपनाता, तब तक चोरों के लिए मोजे और जूते में नोट छुपाने की गुंजाइश बनी रहेगी। सुधार की शुरुआत चेहरों को बदलने से नहीं, बल्कि एक ऐसा अवैध और फुल प्रूफ डिजिटल और लीगल सिस्टम बनाने से होगी जिसके भीतर परिंदा भी पर न मार सके। अब देखना होगा कि नए आंतरिक महासचिव कृष्ण मोहन और आने वाले नए सीईओ इस ऐतिहासिक मंदिर को कलंक से मुक्त दिला पाते हैं या नहीं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या आपने कभी कल्पना की कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश की धरती ओम नमः शिवाय के महामंत्र से इस कदर गूंज उठेगी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हां, कुछ ऐसा ही अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिला इंडोनेशिया की युगाकर्ता में। मौका था आज बुधवार 8 जुलाई 2026 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा के आखिरी दिन एक ऐसे राशि ठिकाने पर पहुंचे जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। हेलीकॉप्टर की खिड़की से जब पीएम मोदी ने नीचे देखा तो मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा भव्य प्रवावरण मंदिर। जी हां, गेरू रंग के वस्त्रों में लिपटे पीएम मोदी जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो के साथ इस 1100 साल पुराने मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं तो नज़ारा देखने लायक था। सैकड़ों श्रद्धालु जमीन पर आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठे थे और हवा में तैर रही थी घंटियों की आवाज़ के साथ ओम नमः शिवाय की पावन ध्वनि। पीएम मोदी खुद पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए। लेकिन आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जिसने भारत और इंडोनेशिया को अटूट सांस्कृतिक डोर में बांध कर रखा है, और क्यों पीएम मोदी इसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा सौभाग्य बताया? आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में प्रवावन मंदिर के एक एक रहस्य और मोदी के इस ऐतिहासिक यात्रा की इनसाइड स्टोरी को जानते हैं। दरअसल प्रवावन मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की उस ताकत का प्रतीक है जो सदियों पहले 7 समंदर पार जा पहुंची थी। योगाकर्ता शहर से करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित ये मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ सनातन धर्म के तीनों मुख्य देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति की एक साथ पूजा होती है। मुख्य मंदिर के केंद्र में भगवान शिव की विशालकाय और भव्य प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर का मूल संस्कृत नाम शिवगृह है, जिसका सीधा सा मतलब होता है शिव का घर। ये मुख्य शिव मंदिर लगभग 47 मीटर ऊंचा है, जो इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे प्राचीन धार्मिक स्मारकों में गिना जाता है। वहीं मंदिर के दक्षिण दिशा वाले हिस्से में सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति स्थापित है। मंदिर के उत्तर दिशा में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का स्थान है। वहीं सिर्फ त्रिदेव ही नहीं, बल्कि उनके वाहनों जैसे शिव जी के नंदी के लिए भी परिसर में अलग से विशेष मंदिर बनाया गया है।
आपको बता दें इस मंदिर का इतिहास 9वीं सदी यानी लगभग 850 ईस्वी पुराना है। इस विशाल मंदिर शाकुशल की नींव संजिया राजवंश के राजा ने रखवाई थी, लेकिन इसका मुख्य निर्माण राजा राकाई पिकातन ने कराया था। जिस समय इस मंदिर को बनाया गया उस मंदिर में इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रतिनिधित्व के बीच हिंदू धर्म और संस्कृति को फिर से मजबूती से स्थापित करने और अपनी शक्ति व एकता को दिखाने के लिए मातरम साम्राज्य के राजा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसे माउंट मेरू की तर्ज पर डिजाइन किया गया। अगर आप इस मंदिर के ऊंचे शिखरों, बड़े प्रांगणों और बनावट को देखेंगे तो आपको भारत के दक्षिण में स्थित पल्लव और चोल राजवंश के मंदिरों की याद आएगी। ये पूरी तरह से वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा पर आधारित है। मंदिर की हर दीवार और नक्काशीदार रेलिंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि ये सनातन शिक्षा का माध्यम थी। इन पत्थरों पर भगवान राम के जन्म, उनके वनवास से लेकर रावण वध तक की पूरी रामायण कथा को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि कोई भी देखकर पूरी कहानी समझ जाए। और इसके अलावा आज भी यहाँ रात के समय भव्य रामायण मंचन किया जाता है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। आपको बता दें एक समय ऐसा था जब इस भव्य परिसर के अंदर छोटे बड़े करीब 250 मंदिर हुआ करते थे। अगर पूरे परमानंद क्षेत्र की बात करें तो शेबू, बुरबु और लुबुंग सहित 500 से अधिक मंदिर इस इलाके में फैले हुए हैं। इतना भव्य होने के बावजूद ये मंदिर सदियों तक इतिहास के पन्नों में खोया रहा और उपेक्षा का शिकार होकर पूरी तरह वीराना पड़ा रहा। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश पुरातत्वों ने इसे झाड़ियों और मलबे के बीच से दोबारा खोज निकाला। इसके बाद साल 1991 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। इस मंदिर से जुड़ी एक स्थानीय लोक कथा भी बेहद मशहूर है, जिसे राजकुमारी रोरो जोग्रांग की कहानी कहा जाता है। मान्यता है कि राजकुमारी को एक श्राप मिला था, जिसके कारण वह पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उन्हें दुर्गा के रूप में जाना जाता था और उनकी ये मूर्ति आज भी मुख्य शिव मंदिर के भीतर सुरक्षित मौजूद है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवो ने मिलकर इस दौरे का प्रवानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक काम के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। दरअसल ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन के तहत दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को एक ठोस तकनीकी सहयोग में बदल रहा है। इसकी नींव साल 2025 में ही पड़ गई थी, जब राष्ट्रपति प्रमुख भारत दौरे पर आए थे। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडोनेशिया के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस मंदिर को दोबारा उसके पुराने वैभव में लौटाया जाएगा। इसके लिए ASI स्टाइल नाइलोसिस तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंस्टाइलोसिस तकनीकी क्या है, तो आपको बता दें इस जादुई तकनीकी में मंदिर के ढहे हुए हिस्से को उन्हीं के असली और मूल पत्थरों को ढूंढकर वैज्ञानिक तरीके से दोबारा उसी जगह पर फिट किया जाता है, यानी कोई नया बाहरी ढांचा नहीं थोपा जाता। वहीं ये जीर्णोद्धार परियोजना साल 2026 और 2027 में शुरू हो रही है, जो एक अद्भुत सहयोग है। दरअसल आज से ठीक 100 साल पहले यानी साल 1927 में भारत के राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर भी जावा और प्रवानन मंदिर की यात्रा पर आए थे। टैगोर के आगमन के ठीक 100 साल बाद भारत एक बार फिर इस मंदिर को नया जीवन देने जा रहा है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रवानन यात्रा सिर्फ एक सामान्य विदेशी या दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात भर नहीं थी। ये दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा संदेश था कि मजहब भले ही अलग हो जाएं, लेकिन संस्कृति, इतिहास और विरासत की जड़ें कभी नहीं बदलती। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने जिस गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया है, वह वैश्विक स्तर पर आपसी सद्भाव और भाईचारे की एक नई मिसाल है। जब ASI के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स प्रवानन के प्राचीन पत्थरों को जोड़कर
इतिहास को दोबारा जीवंत करेंगे तो वह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, बल्कि वह भारत और इंडोनेशिया के बीच के उस गौरवशाली अतीत का पूर्व जन्म होगा जो सदियों पहले चोल और संजय राजवंशों ने मिलकर लिखा था। अब पूरी दुनिया को इंतजार रहेगा उस दिन का जब ये मंदिर अपने पूरे निखरे हुए रूप में सामने आएगा और पीएम मोदी अपने वायदे के मुताबिक एक बार फिर प्रवानन की धरती पर महादेव के आगे शीश झुकाएंगे। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। मुस्कराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये सिर्फ एक पंचलाइन नहीं बल्कि अब देश की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। जी हाँ, नवाबों की नगरी, तहजीब का शहर और उत्तर प्रदेश की धड़कन लखनऊ ने एक ऐसा ऐतिहासिक धमाका किया है जिसने देश के बड़े बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की बोलती बंद कर दी है। पैदल यात्री सुविधाओं के मामले में लखनऊ ने पूरे देश में झंडे गाड़ दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक निजी संस्था के जरिए देश के 12 सबसे बड़े और प्रमुख महानगरों में से एक गुप्त और बेहद कड़ा सर्वे कराया था। इस सर्वे के जो नतीजे सामने आए उसने सबको चौंका दिया। लखनऊ को पूरे देश में सबसे ज्यादा पैदल चलने लायक शहर का प्रतिष्ठित दर्जा मिला है। ये सर्वे इसी साल अप्रैल से मई 2026 के बीच जमीनी स्तर पर किया गया था, जिसकी रिपोर्ट ने लखनऊ के नाम का डंका पूरे देश में बजा दिया। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट का नाम है न्यूरल सिटीजन स्टेट ऑफ इंडियन स्ट्रीट्स रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि लखनऊ सिर्फ नंबर 1 नहीं बना है बल्कि उसने बाकी शहरों को कोसों पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ पूरे 28% सड़कें और फुटपाथ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जहां कोई भी नागरिक बिना किसी रुकावट, बिना किसी गड्ढे या बिना किसी हादसे के खतरे के मजे से पैदल चल सकता है। आपको बता दें, खुद को देश का दिल कहने वाली राजधानी दिल्ली इस मामले में कोसों पीछे छूट गई है। दिल्ली को इस रेटिंग में 8वां स्थान मिला है, जो दिखाता है कि पैदल यात्रियों के लिए वहां कितने खतरे हैं। ये रैंकिंग कोई हवाई नहीं। सर्वे करने वाली टीम ने लखनऊ के चप्पे चप्पे की खाक छानी थी। सर्वे के दौरान लखनऊ के कुल 346 फुटपाथों की बारीकी से जांच की गई। इसमें से 97 फुटपाथ पूरी तरह से इंटरनेशनल मानकों के तहत अव्वल और बेहद शानदार स्थिति में पाए गए। लखनऊ को देश का ताज पहनाने में गोमती नगर, इंदिरा नगर, लोहिया पथ और अंबेडकर पार्क रोड जैसे पॉश और वीआईपी इलाके सबसे बड़ा योगदान रहा। इन इलाकों में पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई शानदार, चौड़ी और सुरक्षित व्यवस्था ने सर्वे टीम का दिल जीत लिया। वहीं लखनऊ को मिले इस नंबर 1 के तमगे के बाद शहर के प्रशासनिक अमले में जश्न का माहौल है और उन्होंने लखनऊ को और खूबसूरत बनाने की कसम भी खा ली है। एलडीए का मुख्य लक्ष्य लखनऊ को सुरक्षित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए फुटपाथ, हरित मार्ग और सार्वजनिक स्थानों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के नगर आयुक्त भी इस तमगे को खोने नहीं देना चाहते। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब शहर में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। जाहिर है, लखनऊ सिर्फ कबाब, चिकन की कढ़ाई और भूल भुलैया के लिए ही नहीं बल्कि अब अपनी बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास सड़कों के लिए भी देश का गौरव बन चुका है। केंद्र की इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अब विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश की सबसे आधुनिक कतार में आकर खड़ी हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम और एलडीए मिलकर शहर के बाकी बचे इलाकों के फुटपाथों से अवैध कब्जे कब तक हटाते हैं, ताकि लखनऊ सिर्फ 28% ही नहीं बल्कि 100% चलने लायक सिटी बनकर दुनिया के सामने मिसाल पेश करें। तो अगली बार जब आप लखनऊ की सड़कों पर निकलें तो ज़रा सीना चौड़ा करके चलिएगा, क्योंकि आप देश की सबसे बेहतरीन वॉकेबल सिटी की जमी पर कदम रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीति की बिसात पर चल गया हर पासा, आस्था के केंद्रों पर जवाबदेही का हर सवाल, विदेशों में लहराता सनातन का परचम और हमारे शहर की बदलती हुई ये आधुनिक तस्वीर, ये सब मिलकर नए भारत की एक नई और बेहतरीन दिलचस्प कहानी बयां कर रही है। चाहे वो संसद में छिड़ी शहमात की जंग हो या फिर अयोध्या और इंडोनेशिया से आई आस्था की ये बड़ी तस्वीरें।
खबरें अब तक में हमारी नजर देश और दुनिया की हर उस हलचल पर बनी रहेगी जो सीधी आपसे जुड़ी है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बड़ी खबर और उसके पीछे छिपी बड़ी सच्चाई के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।